डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग बीपीएससी टीजीटी के लिए आज एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। ये सॉल्व पेपर है आपका, जिसमें हमने कल हिस्ट्री को देखा। इसमें आज नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स को देखेंगे, जिसको आप पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं उसको। इसमें लगभग 60+ MCQs हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और इसमें जो टीजीटी का प्रैक्टिस सेट है, ये आप 6 to 8 के लिए भी देख सकते हैं। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल टीजीटी के लिए, ये 6 to 8 के लिए भी है। तो आइए हम लोग बीपीएससी टीजीटी पॉलिटिकल साइंस का पेपर देखते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी पुराना की सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है बेहद महत्वपूर्ण है टीजीटी के हिसाब से, और ये आप पीजीटी के लिए भी ठीक है। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसे अगर आप देखेंगे तो आपका पीजीटी का भी रिवाइज हो जाएगा। ये नहीं केवल टीजीटी दोनों के लिए ये आपका पॉलिटिकल साइंस का। पहला क्वेश्चन देखिए इस प्रैक्टिस सेट का कि थियरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बेहद महत्वपूर्ण और बेहद आसान सा प्रश्न है ये। थ्योरी ऑफ जस्टिस की जो रचना की किसने की, जॉन रॉल्स ने की 1971 में की। ठीक, ये जैसे जो अरस्तु के समान ही इन्होंने वितरणात्मक न्याय की वकालत की, और रॉल्स न्याय को सर्वोच्च गुण माना है जैसे कि प्लेटो मानता है, और ये उपयुक्तवादियों की कड़ी आलोचना करते हैं। ठीक, और ये संविदावादी जो हैं हॉब्स लॉक रूसो उनका समर्थन करते हैं, ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वतंत्रता उस कार्य को करने अथवा उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति अथवा क्षमता है जो करने अथवा उपभोग करने की योग्य है। ये किसका कथन है, सुकरात, प्लेटो, कांट या ग्रीन। तो ये कथन है आपका TH ग्रीन का। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था। याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो संप्रभुता के सिद्धांत का समर्थक होगा वो बहुलवादी सिद्धांत का आलोचक होगा, और जो बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक हो वो संप्रभुता का आलोचक होगा। तो बोंदा, ऑस्टिन, ये जो हैं दोनों ही उसके समर्थक हैं, और जो बेंथम है आपका उपयुक्तवादी है, इनसे लेना देना नहीं। तो स्वाभाविक है कि जो हेराल्ड जोसेफ लास्की हैं ये बहुलवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रवक्ता थे। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जो विचारक राज्यों को संघों का संघ मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समाजवादी, संघवादी, अजगतावादी या बहुलवादी। तो जो विचारक राज्यों को संघों का संघ मानते हैं या राज्य की शक्ति को विकेंद्रित करते हैं वो कहलाते हैं बहुलवादी, प्लूरलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, कि राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक स्वीकार्य सिद्धांत कौन सा है, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक संविदा सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या दैवी सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति का जो सर्वाधिक स्वीकार्य सिद्धांत है वो आपका विकासवादी या ऐतिहासिकवादी सिद्धांत है, दोनों एक ही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, किस सिद्धांत की यह मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, दैवी सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत। तो ये मानना है आपका शक्ति सिद्धांत का, ऑप्शन बी का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है। तो लॉक 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार, और संपत्ति के अधिकार में इन दोनों को शामिल करता है। ठीक, तो प्राकृतिक अधिकार कौन सा नहीं है लॉक के हिसाब से, तो है समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 9, समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि, क्यों समर्थन करते हैं, इसलिए कि उत्पादन के लागत मूल्य को कम किया जा सके, उत्पादन बढ़ाया जा सके, शोषण को रोका जा सके या प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में किसका मार्क्सवाद से मेल नहीं है या मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। तो राज्य उत्पीड़न का यंत्र है, ये मार्क्सवाद से संबंधित है।
राज्य विलुप्त या समाप्त हो जाएगा, ये भी मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित है। धर्म लोगों के लिए अफीम है। तीनों ही जो कोट हैं मार्क्सवादी या मार्क्सवाद से मेल खाता है। लेकिन जो राज्य एक आवश्यक बुराई है मार्क्सवादी नहीं मानते हैं, वो कहते हैं अनावश्यक बुराई है। तो ऑप्शन डी होगा। और ये कोट जो होगा आपका आदर्शवादी सिद्धांत के अनुसार होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य समाजवाद में विश्वास करता है राज्यहीन समाज में या जनतंत्र में या क्रांति में या विधिहीन राज्य में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन ए, जो राज्य समाजवाद है वो राज्य विहीन यानी स्टेटलेस सोसाइटी में विश्वास करता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है? संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, एकात्मक या संघात्मक? तो जो आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो सामूहिक उत्तरदायित्व पर कार्य करती है। सामूहिक यानी जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सिद्धांत पर आपकी संसदीय शासन प्रणाली कार्य करती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कि संवैधानिक शासन का क्या अर्थ है? संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन, विधिक का शासन या नागरिक अधिकार या उपरोक्त सभी? तो 13 का डी राइट आंसर होगा। संवैधानिक शासन के तीनों ही विशेषताएं हैं। 14 देखिए, निम्न में से कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? तो ये जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राजा, तो जो प्रधानमंत्री का पद है वो केवल किस में पाया जाता है? संसदीय शासन प्रणाली में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 15 देखिए, राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई? बर्ग, बेंथम, लास्की या हीगल के द्वारा? राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम एडमंड बर्ग के द्वारा दी गई। क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान या चीन? तो चीन में वन पार्टी सिस्टम है, यानी एक दलीय व्यवस्था कायम है। CPC जिस पार्टी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 17, मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई? मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? तो मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति धनी लोगों के द्वारा गरीबों के शोषण को वैधानिकता प्रदान करने के लिए हुई। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग की तानाशाही व्यक्त करता है? एक अल्पकालीन राज्य में या एक आदर्श राज्य को, एक उदारवादी राज्य को या एक निरंकुश राज्य को? तो मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग की तानाशाही किसमें व्यक्त होती है? एक निरंकुश राज्य को। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, हॉब्स के अनुसार अनुबंध हुआ था जनता एवं लेवियाथन के बीच, समाज एवं लेवियाथन के बीच, प्राकृतिक व्यवस्था में रहने वाले लोगों के बीच या नेताओं व लेवियाथन के बीच? तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन सी कि हॉब्स के अनुसार जो अनुबंध हुआ, सामाजिक समझौता हुआ, प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों के मध्य हुआ। याद रखिएगा, इस हॉब्स के समझौते में राजा किसी प्रकार का पक्षकार नहीं है या लेवियाथन उसमें किसी प्रकार का पक्षकार नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कि यह किसने कहा था कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव जीवन को बर्बाद कर दिया है? बेहद महत्वपूर्ण, ये बीपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है। कांट, दांते, मार्क्स या रूसो? तो रूसो का कहना था कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को बर्बाद कर दिया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 21, किसने राज्य की उत्पत्ति संबंधित दैवीय सिद्धांत को न्यायोचित ठहराने हेतु ट्रू लॉज ऑफ फ्री मोनार्कीज नामक पुस्तक लिखी थी? लुई XIV, जेम्स अरस्तु या जेम्स प्रथम? तो ये ट्रू लॉज ऑफ फ्री मोनार्की की पुस्तक के जो रचनाकार हैं वो जेम्स प्रथम है और ये राज्य के दैविक सिद्धांत के समर्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यह किसका कथन है कि जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, जब स्वतंत्रता होगी तो वो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा? बेहद महत्वपूर्ण कोट है, आप इसको कहीं नोट कर लीजिए। बेंथम, मिल, मार्क्स या लेनिन? तो ये कथन है आपका बेंथम का। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, फिर से हम आपको बता दें कि हम लोग ये बीपीएससी या बीपीएससी कहीं अगर आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या डीएसएसबी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं
तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण, केवल यूपीएससी के लिए नहीं। अगर आप 6 to 8 या 9th-10th जूनियर और टीजीटी सिविक्स की तैयारी कर रहे हैं या सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये सामाजिक विज्ञान जो है उसके अंतर्गत हम लोग आज जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं कर रहे हैं। ये जो सिविक्स है यानी जो पॉलिटिकल साइंस है या राजनीतिक विज्ञान है उसका एक प्रैक्टिस सेट है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 कि प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा जिसके नाम से जुड़ी हुई है वो कौन है? प्लेटो, मैकियावेली, मार्क्स या लॉक? प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा जिसके नाम से जुड़ी है वो है लॉक, जॉन लॉक। 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट इसकी पुस्तक है। 24 देखिए, मनुष्यों के नागरिक समाज में सम्मिलित होने का उद्देश्य उनकी संपत्ति की सुरक्षा है। यानी मनुष्य नागरिक समाज में इसलिए शामिल होते हैं ताकि उनकी संपत्ति की सुरक्षा हो सके। ठीक, यह किसका कथन है? हॉब्स, लॉक, रूसो या मिल? तो ये कथन आपका जॉन लॉक का। 25 देखिए, लॉक ने जिस सिद्धांत की दार्शनिक आधारशिला रखी वह कौन सा सिद्धांत था? लोकतंत्र, गणतंत्रवाद, संवैधानिक राजतंत्र या कल्याणकारी राज्य? तो लॉक ने जिस सिद्धांत के दार्शनिक आधारशिला रखी वो था संवैधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, और इसी के साथ वो लिमिटेड गवर्नमेंट यानी मतलब सीमित शासन की बात करता है, प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है और सिविल सोसाइटी की बात करता है। ठीक, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, यह किसने कहा था कि लेवियाथन आंग्ल भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की महानतम और संभवतः एकमात्र अति उत्तम रचना है? यानी लेवियाथन की प्रशंसा में ये उक्त कथन किसका है? ऑक्सफोर्ड, डनिंग, सेवानी, बार्कर। तो ये कथन है माइकल ऑक्सफोर्ड का। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया? गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पर ज़्यादा फोकस किया? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वो राजनीतिक विकेंद्रीकरण की बात करते हैं ऑप्शन सी की। इसलिए वो पंचायती राज व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। वो केंद्रीय सरकार की बात नहीं करते थे। वो कहते थे कि जो सत्ता है ग्रामीण स्तर पर हो। क्वेश्चन नंबर 28, किसने कहा है कि राज्य वर्ग शासन का एक अंग है, एक वर्ग द्वारा दूसरे के दमन का अंग है? मार्क्स, लेनिन, ग्रामसी, माओ? तो ये कथन है आपका कार्ल मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 29, जो ये कहते हैं कि धर्म राजनीति से लेना देना नहीं है वे नहीं जानते हैं कि धर्म क्या है? किसने उपरोक्त वक्तव्य दिया? गांधी, हॉब्स, ग्रीन, मिल? तो ये वक्तव्य है आपका गांधी जी का। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किसने स्वीकार किया है कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया? प्लेटो, लॉक, रूसो, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किसने तर्क दिया कि अतीत की परिस्थितियां अथवा लोगों के व्यवहार विभेदक पात्रता को उत्पन्न कर सकते हैं? जॉन रॉल्स, चार्ल्स टेलर, F.A. हेयर या रॉबर्ट नॉजिक? तो ये कथन है आपका जॉन रॉल्स का। मूल स्थिति का वर्णन करते हुए जॉन रॉल्स ने यह कल्पना की है कि मनुष्य अज्ञान के पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं। उन्हें उन बातों की जानकारी नहीं होती है जो उनके मन में परस्पर विरोधी या पूर्वाग्रह पैदा कर सकते हैं। ठीक, अज्ञान का पर्दा, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, यही बात करता है। ठीक, या वितरणात्मक न्याय का समर्थक है ये। 32 देखिए, सरकार का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण किसने दिया था? सरकार का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण किसने दिया था? अरस्तु, प्लेटो, सोक्रेटिस या मॉन्टेस्क्यू? तो सरकार का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण करने वाले आपके अरस्तु है। इन्होंने लगभग 158 संविधानों का अध्ययन किया, उसके आधार पर ये
शासन व्यवस्था का वर्गीकरण करते हैं शासन करने वालों की संख्या के आधार पर और राज्य का लक्ष्य अर्थात राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक व विकृत रूपों को निर्धारित करने वाले घटक के रूप में भी वर्गीकरण करते हैं। मैक्स वेबर का कार्य विकसन केंद्रित है। किस पर? राज्यों के संविधान पर, विधिक संरचना पर या सरकार की वैधता पर या सरकार के प्रकार पर। तो मैक्स वेबर का जो कार्य है, ये जो व्याख्या करते हैं सरकार की वैधता पर यानी लेजिटिमेसी ऑफ पावर की बात करते हैं, लेजिटिमेट एंड रीजनल पावर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है। ठीक, प्यारे दोस्तों, हम लोग लगातार पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के तमाम प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग टीजीटी का पेपर है यानी टीजीटी जो एसएसटी है यानी सोशल स्टडीज या सामाजिक विज्ञान है या सोशल साइंस है, उसके अंतर्गत आज हम लोग सिविक्स का पेपर एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं जिसको आप नागरिक शास्त्र बोलते हैं या पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। ठीक, इससे पहले हम लोग इसी के तहत एक पार्ट के रूप में प्रैक्टिस सेट 2 के रूप में हिस्ट्री को हमने देखा है और आज हम लोग सिविक्स को देख रहे हैं। अब कल हम लोग जियोग्राफी को देखेंगे। ठीक, इसलिए आप लगातार चैनल पर बने रहिए। उन छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, टीजीटी, एसएसटी और 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं और ये 6 to 8 के लिए भी बेटर है। ठीक, और आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नया है या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 कि सभ्य समाज की राजनीतिक चिंतन में केंद्रीय अवधारणा नहीं है, किसके अनुसार है, किसका कथन है ये? तो ये कथन है आपका V.I. लेनिन का। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 35 निम्न में से किसने T.H. ग्रीन के राज्य विषयक विचारों की व्याख्या की है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये, बेहद महत्वपूर्ण। T.H. ग्रीन का भी कथन था लेकिन इसकी और बेहतर रूप में व्याख्या कौन करता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो यह आपका अर्नेस्ट बार्कर का कथन है ये। ठीक, ऑप्शन सी राइट आंसर हुआ ई बार्कर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई थी? यानी ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान ने क्या क्या ग्रहण किया है, कौन कौन सी विशेषताओं को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, वही आपसे पूछ रहा है। कानून का शासन, कानून का शासन जो है आपने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। विधि की निर्माण प्रक्रिया भी वहीं से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, चूंकि न्यायपालिका तो ब्रिटिश में थी नहीं, वहाँ से आपने इसको ग्रहण नहीं किया बल्कि ये आपने यूएसए से ग्रहण किया है। ठीक, और संसदीय व्यवस्था भी आपने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। तो 1, 2, 4 यानी ऑप्शन जो होगा 1, 2, 4 यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया गया है? 37 देखिए, 5वीं, 3री, 6ठी या 4थी अनुसूची से। तो 4थी अनुसूची जिसमें विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश से निर्वाचित होने वाले राज्यसभा के सदस्यों की सभा को निर्धारित किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 कि भारत में संविधान में गारंटित मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं केवल, भारतीय संविधान में जो आपको मूल अधिकार मूल अधिकारों की जो गारंटी दी गई है किस आधार पर निलंबित किया जा सकता है? ठीक, ध्यान से पढ़िए। तो केवल जब भारतीय संविधान के अनुसार जब देश में जब अनुच्छेद 352 हो, ठीक, उसके तहत आपके राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान ही केवल आप मूल अधिकारों की गारंटी को निलंबित कर सकते हैं, जो अनुच्छेद 358 और 359 बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक, अनुच्छेद 358 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा के साथ ही अनुच्छेद 19 में दिए गए सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, याद कि जब सशस्त्र विद्रोह हो तो अनुच्छेद 19 जो है आपका आर्टिकल 19 है में दिए गए मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं।
याद रखिए, जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो अनुच्छेद 19 में दिए गए सभी मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, ठीक। और लेकिन जब सशस्त्र विद्रोह होता है तो 19 में मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते, निलंबित नहीं होते हैं। लेकिन 359 जो है, अनुच्छेद 359 जो है, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए मौलिक अधिकारों को छोड़कर, यानी अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति की उद्घोषणा के द्वारा। 359 और 359 आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसमें सभी राज्यों के लिए अधिदेशात्मक हो जाता है कि वे शासन की 3 स्तरीय प्रणाली को स्थापित करें। सभी राज्यों के लिए निर्देशित नहीं है या आदेशित नहीं है, क्योंकि जो आपके पूर्वोत्तर के जो छोटे छोटे राज्य हैं उनमें कहा गया कि वो केवल 2 ही स्तर पर ही अपनी पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर सकते हैं। त्रिस्तरीय बाद उसमें उनके लिए गणतंत्र बाध्य नहीं है, क्योंकि उनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचित होने चाहिए, सही है। और सभी पंचायतों में सभी स्तरों पर कुल सीटों की 1/3 सीटों का महिलाओं के लिए अनिवार्य आरक्षण होना चाहिए, ठीक। ऑप्शन 3 भी सही है, दूसरा तीसरा सही है। लेकिन जब बिहार में आप आएंगे तो उसके लिए विशेष है कि वो 50% सीटें जो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया है, ठीक। तो इसमें 2 और 3 सही होगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित विधेयकों में से किसे या किन्हें पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को सुलझाने हेतु संसद की संयुक्त बैठक की आवश्यकता ली जाती है? धन विधेयक बिल्कुल नहीं, ठीक। धन विधेयक को से संबंधित विवाद को समाप्त करने के लिए आप संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते, क्योंकि वो पूर्व स्वीकृति उससे ली जा चुकी है, ठीक। संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए सही है, और साधारण विधेयक के मामले में भी आप संयुक्त बैठक की सहायता ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही होगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा तैयार किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किन निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है? यानी सीधा सीधा ये है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग ले सकते हैं, ठीक। तो याद रखिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन शामिल होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक। राज्यों की विधानसभा भी शामिल होती है, ठीक है। राज्यों की विधान परिषद शामिल नहीं होती है, याद रखिएगा, क्योंकि विधान परिषदों के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते, क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद है ही नहीं, ठीक। 1, 2 और जो एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा ये भी शामिल है। तो ऑप्शन 1, 2, 4 यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं या है, ठीक। कौन से कथन सही है निम्नलिखित में से? कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए हैं। कथन आपका सही है। पहला कथन आपका सही है। भारत के संविधान के भाग 3 में प्रतिस्थापित मूल अधिकार आमतौर पर यथोचित निबंधनों के अधीन है, सही है। धर्मनिरपेक्षता किसी भी देश के संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है। सभी देशों में ऐसा धर्मनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कि भारत के संविधान के उपबंधों के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकता है। ये कथन आपका सही है। तो पहला ऑप्शन सही होगा आपका। राज्य द्वारा सहायता प्राप्त निजी शिक्षा संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकता है। ये भी प्रावधान अब शामिल हो चुका है, सही है। तीसरा देखिए कि राज्य द्वारा सहायता नहीं प्राप्त करने वाले निजी शिक्षण संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकता है। ये भी सही है।
अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष वन बना सकता है, जैसा कि अनुच्छेद 30 में वर्णित है। ये भी कथन सही है। तो चारों कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 1, 2, 3, 4। 44 देखिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हैं, क्या शामिल है कि विपरीत लिंगियों यानी ट्रांसजेंडर के अधिकार, सही है। कैनिपोगस जुड़वाओं के अधिकार भी सही है। बच्चों को जन्म देने का मना महिलाओं का अधिकार, ये भी सही है। तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये तीनों ही अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल है। लगभग अनुच्छेद 21 में 32 या 33 अधिकार शामिल हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें आप बार बार कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 7 सदस्य थे और एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। नाम थोड़ा याद करने में कठिन होता है, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए। प्रश्न बार बार आपसे पूछा जाता है ताकि आप गलती करें, जानबूझ के गलती करें। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा कि इसमें संविधान सभा की प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका सदस्य नहीं था। अयंगर और मुंशी और एम सादुल्लाह तीनों ही लोग क्या थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन BN राव इस सदस्य नहीं थे। ये क्या थे? आपके संवैधानिक सलाहकार थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताहों तक रोक कर रखा जा सकता है? ठीक, धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है, यानी 2 सप्ताह तक रोक सकती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 47 देखिए, क्वेश्चन 47 कि सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 317। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311 के तहत, और अनुच्छेद 312 भी आपको पता होना चाहिए, और 315 भी। क्वेश्चन नंबर 48 कि अवैध रूप से निरुद्ध यानी हवालाती पाए गए किसी व्यक्ति की रिहाई निश्चित करने के लिए जारी की गई रिट या आदेश कौन सा है? तो जो अनुच्छेद 226 और 32 के तहत जो 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं, वो तो 5 रिट आपको याद होना चाहिए, उनका शाब्दिक अर्थ याद होना चाहिए, और किन किन मामलों में रिट जारी किए जा सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 48 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 कि राष्ट्रीय महिला आयोग किसके जरिए बनाया गया था? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान में संशोधन करके, संघ में मंत्रिमंडल का निर्णय लिया गया, या संसद द्वारा पारित अधिनियम, या भारत के राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से? तो 49 का आंसर होगा ऑप्शन बी कि राष्ट्रीय महिला आयोग का जो निर्माण किया गया उस संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा 1992 में इसको 1992 में संवैधानिक दर्जा मिला है। संवैधानिक निकाय है या संवैधानिक निकाय है, यानी संविधान के बाद इसका निर्माण किया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका यानी अर्थात PIL की शुरुआत हुई, उस समय प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन से थे? कौन थे? M हिदायतुल्लाह, AS सानंद, AM अहमदी, या PN भगवती। तो जब आप PIL की बात, अपने भारत में जब PIL की शुरुआत हुई तो उस समय जो आपके प्रधान न्यायाधीश यानी जो CJ यानी चीफ जस्टिस इंडिया में थे, तो ये उस टाइम कौन थे? आपके PN भगवती थे। तो ऑप्शन डी, और लगभग ये 1986 से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, PN भगवती। क्वेश्चन नंबर 51 कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो समान नागरिक संहिता है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मूल अधिकार है? बिल्कुल नहीं। पहली बात, पहले क्वेश्चन डाउट है कि जो ये दी गई है मूल अधिकार में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। ये क्या कि नागरिक संहिता में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ए। ठीक, 52 देखिए कि भारत के संविधान के अधीन आपात उपबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कि संघ कार्यपालिका की शक्तियां राज्यों को उनकी शक्ति के प्रयोग से संबंधित निर्देश देने तक विस्तारित हैं। सही है।
संघ कार्यपालिका राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन में कटौती के संबंध में उपबंध जारी कर सकती है, सही है। ठीक, और नेक्स्ट ऑप्शन देखिए कि भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त आपातकालीन शक्तियों जैसी कोई शक्ति राज्यपालों को प्राप्त नहीं है, ये कथन भी आपका सही है। तीसरा डी ऑप्शन देखिए, यदि किसी राज्य को राज्यपाल इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां राज्य की वित्तीय स्थिरता अथवा साख खतरे में, तो वे राज्य में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, राज्य में राज्यपालों को कोई अधिकार नहीं है या कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, उपबंध नहीं है कि वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सके। तो डी राइट आंसर होगा। ठीक, वित्तीय आपात किस में किया गया? तो अनुच्छेद 360 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 53, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संसद के एक अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय सेवाएं सृजित की जा सकती हैं, ये कथन आपका सही है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि करने का उल्लेख है, किसमें? संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में या 9वीं अनुसूची में? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का उल्लेख है। अनुच्छेद जो आपका 51 है भाग 4 और जो अनुच्छेद 51 है उसमें, और 21 में शामिल है नीति निर्देशक तत्वों में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और इसके साथ साथ अनुच्छेद 48, 49, 50 भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55, भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की ओर हस्ताक्षर कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति ये प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति को ये अधिकार है। तो ऑप्शन पहला गलत हो जाता है। ठीक, दूसरा कि राष्ट्रपति द्वारा समस्त नियुक्तियों में वे उनको सहायता प्रदान करते हैं, सही है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित भी करते हैं, ये भी कथन सही है। पहला गलत, दूसरा तीसरा सही, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का निर्देश दिया गया है, किसमें? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मैं भी कहा था आपसे कि अनुच्छेद 50 और 51 आपको पता होना चाहिए। 51 तो आपने पढ़ लिया। अब 50 अनुच्छेद जो 50 है उसमें कहा गया है कि जो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में कहा है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा कि राज्य की नीति निर्देशक एक तत्व के रूप में अनुच्छेद 50 के रूप में अनुच्छेद 50 में कहा गया है। ठीक, 57 देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लीज़ दोस्तों आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए तैयारी कर रहे हैं, खासकर 11, 12 पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो ये 6 to 8 के लिए भी सही है और आपका 9, 10 के लिए भी बेटर है और पॉलिटिकल साइंस के लिए तो है ही। लेकिन जो केवल टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी, और 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक, 57 देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने व्यक्ति और साथ ही समाज के लिए उत्तम जीवन की संकल्पना का निरूपण किया है। क्वेश्चन नंबर 57। ठीक, और दूसरा कथन देखिए, पहला तो ऑप्शन सही है कि हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने व्यक्ति और साथ ही समाज के उत्तम जीवन की संकल्पना का निरूपण किया है। ठीक, हिंद स्वराज आपको पढ़ना चाहिए, एकमात्र ऐसे पुस्तक जिसमें गांधी जी के राजनीतिक विचार मिलते हैं। दूसरा कि हिंद स्वराज भारत में औपनिवेशिक राज गांधी जी के लंबे संघर्ष से प्राप्त अनुभव का परिणाम था, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये दूसरा गलत होगा, पहला सही होगा। ठीक, तो केवल ए राइट आंसर होगा, केवल एक कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 58 कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे संवैधानिक निकाय हैं? तो इसमें से कौन सा संवैधानिक निकाय है आपको बताना है और बेहद महत्वपूर्ण कोट है। क्वेश्चन नंबर 58 का है कौन से इसमें से संवैधानिक निकाय हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये आपका अनुच्छेद 338 338 ई में शामिल है, ये आपका संविधान में शामिल है, इसलिए हम उसको संवैधानिक निकाय कहेंगे। ठीक,
राष्ट्रीय महिला आयोग, इसका निर्माण विधि के अनुसार किया गया। अल्पसंख्यक आयोग भी विधि बनाकर किया गया और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भी विधि बनाकर किया गया। ये संवैधानिक संस्थाएं न होकर क्या है, एक वैधानिक है ये, ठीक। ये इनका मूल संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, ये आपका 338A में शामिल है, ठीक। इसलिए संवैधानिक संस्था है, केवल एक सही होगा इसमें, ठीक। यानी ऑप्शन जो ए है वही सही होगा, केवल ए, ठीक। 59 देखिए, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर और मामल्लपुरम स्थित शोर मंदिर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी समानता है? कौन सी समानता है? तो है आपका दोनों ही ठोस चट्टानों में से उत्कीर्ण किए गए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए इसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है, ठीक। हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, ये भी आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका या किनका राजपूत चित्रकला में चित्रण नहीं किया गया है? किसका नहीं किया गया है? एक तो हमजा के कार्य को और बाबर के कार्य को, बाकी कृष्ण की कथाएं और राग और रागनियाँ चित्रित किया गया है। तो ऑप्शन सी होगा, तीनों 4, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, वैधानिक, हाँ ये आपका पॉलिटिकल साइंस का है कि वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समुचित धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका गेटल महोदय का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 62, हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान है। यह किसका कथन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, मुनरो मॉरिसन या रैमजे नो? किसका कथन है ये? तो ये कथन है आपका मुनरो साहब का। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। यानी किसका कथन? यानी द्वितीय सदन यानी जो उच्च सदन है, यानी जो इसमें राज्यसभा है, उसका क्या विशेषता है? किस आधार पर हम उसको सही कह सकते हैं कि द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका गार्नर महोदय का, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका टीजीटी जो 9th 10th के लिए होता है। टीजीटी जो एसएसटी है उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट जिसको हमने सॉल्व किया। इससे पहले हमने हिस्ट्री से संबंधित सॉल्व किया, आज हम सिविक्स को सॉल्व किए, फिर कल हम लोग ज्योग्राफी से संबंधित प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। और आप लगातार चैनल पर बने रहिए। और इसके साथ ही अगर आप पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप 6 to 8 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक। चलते चलते आप सभी एक बार फिर से रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।